नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह। अतुल सुभाष मोदी को किसने मारा? क्या अतुल सुभाष की मौत के पीछे सिस्टम का फेलियर है? आखिर कौन है अतुल सुभाष मोदी? अतुल को सुसाइड करने के लिए आखिर किसने मजबूर किया? ऐसा क्या हुआ था जो अतुल सुभाष मोदी को जीने से ज्यादा मरना आसान लगा? ये वो सवाल हैं जो इस वक्त हर किसी के जहन में उठ रहे हैं और हर कोई इन सवालों के जवाब को तलाशने के लिए आतुर है। अगर आपको भी इन सवालों के जवाब जानने हैं तो उसके लिए आपको ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। इतनी धारा उस पर एक खत्म हो जाता था केस तो दूसरा लगा देती थी। इस बात के कारण जो है तो भीतर से फ्रस्ट्रेट था, लेकिन हम लोग को महसूस नहीं होने दिया कि क्या है नहीं है। पत्नी से परेशान एआई इंजीनियर ने किया सुसाइड। पत्नी के हेरेसमेंट पर 90 मिनट का वीडियो। कोरोना काल में तकरार, पत्नी ने लटकाई तलवार। 24 पन्नों में लिखी अतुल ने अपनी दास्तान। 90 मिनट का वीडियो, 24 पन्नों का सुसाइड लेटर। सैकड़ों सवाल सबके सामने छोड़कर 34 साल के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने बेंगलुरु में आत्महत्या कर ली। अतुल सुभाष का परिवार अचानक अपने बेटे, अपने भाई के उस कदम को उठाने से पूरी तरह से टूट चुका है जिसके बारे में सोचना भी अपराध है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। सुसाइड करना अपराध है, ऐसा किसी को भी नहीं सोचना चाहिए, न करना चाहिए। लेकिन बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले अतुल सुभाष मोदी के साथ ऐसा क्या हुआ जो एक पढ़े लिखे समझदार अतुल सुभाष मोदी ने 9 दिसंबर को अपनी जान दी? मेरा बच्चा अपने ऊपर सब लेके अपना, मेरा बच्चा सब बर्दाश्त किया, हम लोग को भी नहीं सहने दिया। अपना कष्ट अपने झेलता रहा, अंदर ही अंदर घुट गया, एकदम बर्दाश्त से बाजुल कर दी। मेरा बच्चा एकदम अंदर से टूट गया। उनको कुछ नहीं, उनको तो 40 बार बेंगलोर, कम से कम 40 बार गया होगा बेंगलोर से जौनपुर, और बने इतनी धारा उस पर एक खत्म हो जाता था केस तो दूसरा लगा देती थी। इस बात के कारण जो है तो भीतर से फ्रस्ट्रेट था, लेकिन हम लोग को महसूस नहीं होने दिया कि क्या है नहीं है। जस्टिस इज ड्यू, वो उसने लिखा है अपने सुसाइडल नोट पे। तो मुझे जस्टिस चाहिए, एट एनी कॉस्ट चाहिए। उसने अपने जो मेल्स भेजे हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी भेजा है, उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी भेजा है। वी वांट कि इस लॉ में ऐसा कुछ लॉ है जिससे एक मेन को भी कोई प्रोटेक्शन मिले। अतुल ने सुसाइड के वक्त जो टी शर्ट पहनी थी उसमें लिखा था जस्टिस इज ड्यू। 24 पन्नों के सुसाइड नोट में अतुल ने अपनी आप बीती सुनाई। अतुल ने लिखा, उसकी पत्नी निकिता सिंघानिया ने अतुल के खिलाफ 6 केस लोअर कोर्ट और 3 केस हाई कोर्ट में किए हैं। निकिता सिंघानिया ने अतुल और उनके माता पिता के ऊपर भी अतुल के परिवार पर लगे केस, हत्या का प्रयास, अननेचुरल सेक्स, घरेलू हिंसा, दहेज के आरोप लगाए। अब तक कोर्ट में 120 तारीख लग चुकी है। 40 बार अतुल खुद बेंगलुरु से जौनपुर जा चुके थे। अतुल ने सुसाइड से पहले 90 मिनट का वीडियो बनाया, फिर 24 पन्नों का सुसाइड लेटर भी लिखा जिसमें पत्नी निकिता सिंघानिया के पैसों की डिमांड का जिक्र किया गया। अतुल ने अपने नोट में लिखा है, तो हम पे डाला उसने CRPC 125 के अंदर मेंटेनेंस के लिए। ये जज रीता कौशिक के कोर्ट में दाखिल हुआ था और इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। हालांकि यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस मेंटेनेंस केस में मेरे पत्नी की डिमांड मुझसे 2 लाख रुपए प्रति महीने थी। 1 लाख रुपए मेरे 2 साल से कम उम्र के बच्चे के भरण पोषण के लिए और 1 लाख रुपए अपने भरण पोषण के लिए। अतुल के मुताबिक उसकी पत्नी निकिता सिंघानिया ने कई झूठे आरोप लगाए थे। पत्नी पर अतुल के आरोप, केस खत्म करने के लिए पत्नी ने मांगे 3 करोड़ रुपए, हर महीने 2 लाख रुपए का गुजारा भत्ता मांगा, बेटे का चेहरा तक नहीं देखने दिया।
बीमारी से ससुर की हुई मौत, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। बीमारी से ससुर की हुई मौत, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। अतुल के मुताबिक उसकी शादी 2019 में हुई थी और 5 साल के अंदर पत्नी, ससुराल वालों और पक्षपाती कानून व्यवस्था ने आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। अतुल ने इस मामले में केस की सुनवाई कर रही जौनपुर की महिला जज पर भी रिश्वत लेने का आरोप लगाया। अतुल के आरोपों के मुताबिक फैमिली कोर्ट में जज ने मामला निपटवाने के लिए 5 लाख रुपए मांगे। लेकिन रीता कौशिक जज जो है वो करप्ट है, ये मुझे पता है, क्योंकि उन्होंने खुद मुझसे घूस के पैसे मांगे। केसेस की वजह से लाखों आदमी करते हैं। यहाँ पर मेरी पत्नी बोलती है कि तो फिर तुम क्यों नहीं कर लेते हैं, और ये सुन के वो जज हंस पड़ती है। ये तो सुनने के बाद मैं स्पीचलेस ही था, मैं चुपचाप खड़ा था। फिर जज ने मेरी पत्नी को बाहर जाने को बोला और मुझसे बोला कि देखो ये केसेस तो ऐसे ही चलते हैं, सारे केसेस ऐसे ही डाले जाते हैं, झूठे होते हैं, सबको पता है, लेकिन सिस्टम ही यही है, तुम इसे सेटल कर लो, मैं तुम्हारे सेटल करवा दूंगी, 5 लाख रुपए तुम दो मुझे। अतुल के मुताबिक पत्नी ने 4.5 साल के बेटे से मिलने तक नहीं दिया। अपने बेटे के लिए अपनी मौत से पहले अतुल एक तोहफा छोड़ गए, जो वो चाहते हैं कि 2038 में 18 साल का होने पर उनका बेटा खोले। आरोपी ससुराल पक्ष इस विवाद में अब तक कुछ भी बोलने के लिए सामने नहीं आया। वहीं अतुल ने अपनी सुसाइड लेटर में जुडिशियल से उनके माता पिता को हैरिस ना करने की अपील की। अतुल के सुसाइड के बाद उनकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। वो बस रो रो कर एक ही गुहार लगा रही है कि बस अब बेटे को न्याय मिले। अब सवाल यही कि महिलाओं के हर अधिकार पर सवाल उठाने वाला समाज क्या पुरुषों के अधिकार पर भी कुछ बोलेगा? जीते जी अतुल को जो न्याय नहीं मिला वो क्या मौत के बाद मिलेगा? क्या फिर कोई अतुल इस तरह से लाचार ना हो, इसके लिए न्याय की व्यवस्था अपने भीतर झांकेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इन तमाम सारे पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कानून का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है। अश्वनी दुबे हमारे साथ सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मौजूद हैं। अश्वनी जी, बहुत स्वागत आपका। बरखा त्रेहान जी अब से कुछ ही क्षणों में हमारे साथ जुड़ेंगे, वो अध्यक्ष हैं पुरुष आयोग की, उनका भी बहुत स्वागत है। अश्वनी दुबे जी, सुप्रीम कोर्ट ने शायद इस मामले में सुनवाई की है और कहा है निचली अदालतों को कि इस तरह के मामलों पर, खासतौर पर दहेज वाले मामलों की सत्यता को आप परखिए, किसी भी निर्दोष को सजा न मिले। आप कैसे देख रहे हैं? क्या हमारा सिस्टम इतना लाचार हो चुका है कि अब जो कानून प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए थे उन्हीं को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? बिल्कुल, कानून को हथियार की तरह इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 99% केसेस जो फाइल हो रहे हैं वो अब वेंडेटा के तहत हो रहे हैं। वेंडेटा क्या? कि पति और उसके घर वालों को कटघरे में खड़ा करना है। नंबर 1, इस कानून को लाया गया था तो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, उनका जो मानसिक उत्पीड़न हो रहा था, उनका जो शारीरिक उत्पीड़न हो रहा था, उसको कम करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे वो एक टूल बन गया। थोड़ा सा भी मैट्रिमोनियल डिस्कॉर्ड हुआ, महिलाओं ने उसको अब्यूज और मिसयूज करना शुरू कर दिया। आप डाटा उठाइए, उस डाटा में आपको मिलेगा कि एनसीआरबी के डाटा में 50% से ज्यादा केसेस जो महिला उत्पीड़न के मैट्रिमोनियल डोमेस्टिक रिलेशंस में इंस्टीट्यूट हो रहे हैं वो फेक पाए जा रहे हैं। आप डाटा उठाइए, आप यह पाएंगे कि एक पैकेज की तरह महिलाएं अपने पति और उनके परिवारजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती हैं। 498A 406 आईपीसी, अब जो धारा 85 और 86 बीएनएस का हो गया, जिसमें उत्पीड़न की बात, क्रुएलिटी की बात कही जाती है। सेक्शन 125 मेंटेनेंस की बात कही जाती है। पति कमा रहा हो नहीं कमा रहा, अगर वो कमाने में सक्षम है उसको आधार बना करके मेंटेनेंस का ऑर्डर हो रहा है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, एक ऐसा रेजिडेंस ऑर्डर चाहिए इक्विवेलेंट पोजीशन में रहने के लिए। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है तो सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट। तो ये एक पैकेज की तरह जो पुरुषों को या पुरुषों के खिलाफ, जैसे हस्बैंड्स के खिलाफ जैसे डिस्प्यूट हुआ, उसको माने एक एक्सटॉर्शन का जो रैकेट चल रहा है उसको रोकने की जरूरत है। और ये माफ कीजिएगा, सही केसेस भी होते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन अब्यूज और मिसयूज अब ज्यादा हो रहा है। जिस समय इस कानून को लाया गया उस समय मंशा बड़ी साफ थी, अदालतों की मंशा बड़ी साफ थी,
लेकिन आप ये बताइए कि आप याद करिए आज के 10 से 15 साल पहले का समय, जिस समय कि अगर महिला ने कंप्लेंट कर दी, पति, ससुर, जेठ, सास, ननद, नन, जो विदेश में रह रहे मामा, मामी, सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती थी और बेल बड़ी मुश्किल से मिलती थी। फिर धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अरणेश कुमार स्टेट ऑफ बिहार की जजमेंट में गाइडलाइंस पारित किया, कहा कि भाई जो डिस्टेंट रिलेशनशिप के लोग हैं, जो नहीं रह रहे हैं वहां पर, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से पहले आप एक जो है पैरामीटर्स फिक्स कर देखिए क्या वास्तव में इन्वॉल्व थे। फिर जमानत की प्रक्रिया थोड़ी आसान हुई, लेकिन उसके बाद भी अब देखिए, अभी कुछ दिनों पहले ऑनरेबल जस्टिस वीवी नागरत्ना का गीता दारा लक्ष्मी के केस में, तेलंगाना के केस में एक और बड़ा स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा 498A का मिसयूज हो रहा है। हाई कोर्ट्स की बातें आप देखिए तमाम जगहों पर, तो वो मिसयूज और अब्यूज हो रहा है। और मैं समझता हूं कि इस पर अगर गाइडलाइंस फिक्स नहीं की गई तो सामाजिक ताना बाना खराब होगा। और ये आप इनकी अतुल सुभाष की बात करें, अतुल सुभाष ने तो शहादत दी है। अतुल सुभाष की पत्नी जो है, अगर उसके पीछे जिम्मेदार है, उनको अदालत क्या सजा देती है ये एक अलग विषय है। परंतु आज देश में एक यक्ष प्रश्न खड़ा है। वो यक्ष प्रश्न यह खड़ा है कि क्या इस तरह के केसेस में पुरुषों को न्याय पाने का त्वरित अधिकार नहीं है? बिल्कुल। क्या पुरुष एक एटीएम मशीन की तरह कार्य करेगा? क्या पुरुष हमेशा से, भले विक्टिम हो, क्या जनरल न्यूट्रल लॉ की जरूरत नहीं है? क्या पुरुष के खिलाफ क्रूएलिटी नहीं हो सकती है? ये बड़ा प्रश्न है और इस पर बड़ी संजीदगी से हमारे लॉ मेकर्स को सोचना होगा। सर, मैं ये भी समझना चाहूँगा आपसे, इस मामले में देखा जाए तो पत्नी है, वो भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है, यानी कि अच्छी खासी वो भी अपनी सैलरी उठाती होंगी। एक वो जो जूझ रहा है, 120 से ज़्यादा केस उस पर लाद दिए गए बेंगलोर में, जो आज सुसाइड कर चुका। उसने कहा कि इससे अच्छा तो मर जाना ही बेहतर है, क्योंकि उसको बीबी हर रोज़ यही कहती थी कि इससे अच्छा तो मर जाओ जाके। ये कई सारी चीज़ें हैं, लगता नहीं कि यहाँ पर भी ये तय होना चाहिए, ये देखना चाहिए कि भाई वो इस हालत में है, देने के लायक नहीं है और आपकी स्थिति क्या है। कई बार कई सर केस ऐसे आए हैं जो कि दबंग परिवार वाला जो जिक्र होता है ना, कि वो भाई लड़की का परिवार दबंग है तो और लड़के वालों को दबा लिया जाता है, वो भी मामला आता है सामने, उसमें भी जबरन ये सारी चीज़ें लिखवा दी जाती हैं और मामले चलते हैं। सर, अब तो सबसे बड़ी विसंगति यह है कि अब 498A को लीनियंट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो अननेचुरल सेक्स के मुकदमे दर्ज होने लगे। और उस अननेचुरल सेक्स के मुकदमे में दर्ज करवाते समय बोला कि मेरे ससुर ने, मेरी सास ने मेरे पति को कहा कि इसके साथ अननेचुरल सेक्स करो। मतलब जो भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति में एकदम पॉसिबल ही नहीं है, और ऐसे मुकदमे दर्ज हो रहे। और आप माफ करिएगा, पुलिस का भी जो उत्पीड़न करने का नजरिया होता है, या ये कह लीजिए कि पुलिस जो है मजबूर है, महिला सेंट्रिक कानून होने की वजह से वो पुलिस भी उसमें एक्शन नहीं ले पाती है। तो अब यहां पर जो दबंग परिवार है वो मुकदमा दर्ज करवाता है। आप ये समझिए कि स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी की बहू ने, जिस समय वो मानव संसाधन मंत्री थे, उनके खिलाफ, उनकी मतलब उनके बेटे की बहू ने, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवा दिया था। अब सवाल, आप अगर थोड़ा पार्श्व में जाएंगे तो आपको समझ, सवाल यहां पर यह है कि क्या संविधान राइट टू इक्वालिटी की बात करता है? संविधान महिला पुरुष के बीच में भेद नहीं करता है। तो क्या उस संविधान के मुताबिक एक जेंडर न्यूट्रल लॉ, जेंडर जस्टिस सिस्टम को अकाउंटेबल बनाने के लिए नहीं होना चाहिए जैसे दुनिया के मॉडर्न कंट्रीज में? पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि अतुल सुभाष ने जो अपनी शहादत दी, उनकी पत्नी ने कहा मरे नहीं तुम्हें तो मर जाना चाहिए था, तुम तो सुसाइड कर। ये डाइंग डिक्लेरेशन है। डाइंग डिक्लेरेशन इस बात का कि उनकी पत्नी ने, उनके परिवार ने प्रेरित किया। उनकी पत्नी और परिवार का क्या होता है एक इंडिविजुअल केस हो सकता है, लेकिन पूरे देश की न्यायिक व्यवस्था, पूरे देश की कानूनी व्यवस्था को यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया गया है कि कैसे महिला उत्पीड़न के केसेस, जिसमें कि सच्चाई कम हो सकती है, वो बढ़ रहे हैं। तीसरा, क्या आपको नहीं लगता कि सिर्फ महिला ही उत्पीड़न की शिकार हो रही है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में, और मेल मेंबर्स नहीं हो रहे हैं? मेल मेंबर्स भी हो रहे हैं। एक रिलेटिव, एक माँ बाप, पहला प्रश्न यह खड़ा होता है कि आप अपने माँ बाप को छोड़िए, बोले आप अपने मदर को छोड़ क्यों नहीं रहे, अपनी पत्नी के साथ रहिए।
फिर बच्चे को टूल की तरह, शटल कॉक की तरह इस्तेमाल किया जाता है मेंटेनेंस जैसे केसेस में। बच्चे को पिता के खिलाफ भड़काया जाता है। ये सब चीजें आप समझिए कि सामाजिक भारत की व्यवस्था ऐसी कभी नहीं रही। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कम से कम धन्यवाद इस बात का है कि बीच बीच में मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेते हुए हिदायत दी। लेकिन अल्टीमेटली बात कहां खड़ी होती है? बात खड़ी होती है पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट को इसमें डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आप 21वीं सदी के भारत की बात करते हैं तो उस 21वीं सदी के भारत में आपको इंश्योर करना पड़ेगा मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर जेंडर न्यूट्रल लॉ हो, ताकि जो भी उत्पीड़न का शिकार हो उसको जो है न्याय मिले। अब तो एक्सटॉर्शन का रैकेट बन गया है। आप समझिए कि कितने केसेस में, तो सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा केस कर रहा हूं, एक महिला ने 8 FIR रेप और मोलेस्टेशन के 9 लोगों के खिलाफ कर दिया और फिर भी जो है वो FIR चल रही है। तो ऐसा नहीं है। आपको यह समझना पड़ेगा कि सामाजिक ताना बाना अगर बिगड़ेगा, अगर संवैधानिक व्यवस्था के बजाय जब आप जेंडर सेंट्रिक होकर के करेंगे, और पुलिस के पास आप चले जाइए, पुलिस के पास आप जाएंगे तो दोषी पुरुष हो या नहीं हो, लेकिन एक्शन पुरुष के खिलाफ ही होगा। कितने ऐसे अतुल सुभाष जैसे केस हैं जिसकी हिंदी खबर पर अतुल अग्रवाल जी के चैनल पर डिस्कशन हो रहा है? आप बताइए कितने ऐसे नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा प्रश्न है जिसने लॉ मेकर्स को सोचने के लिए मजबूर किया, और लॉ मेकर्स को सोचना चाहिए कि इस पर लॉ बनाएं, और ऐसा लॉ बनाएं कि कोई पुरुष या कोई महिला जो भी हो उत्पीड़न के शिकार में, पहले हम नहीं कहते कि महिलाओं से उत्पीड़न नहीं होता है, डाउरी डेथ भी होती है, जला भी दिया जाता है उनके साथ, लेकिन एक बैलेंस बनकर के पैरामीटर्स, गाइडलाइंस तो फिक्स हो, ताकि ये इंश्योर किया जाए कौन सा सही केस है और कौन सा गलत केस है। ये बहुत जरूरी है। बरखा त्रेहान जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, अध्यक्ष हैं पुरुष आयोग से। बरखा जी, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन एक ऐसी खबर जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया है और हर कोई ये पूछ रहा है कि हमारा क्या होगा भाई साहब, हमारे ऊपर तो कभी भी इस तरह की चीज़ें लाद दी जाएंगी, और करें तो करें क्या। एक तरफ परिवार का भरण पोषण करना है, काम पर जाना है। ये जो आजकल दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि जरा सी उम्र में जिन बच्चों की शादियाँ भी हुई और वो खाने कमाने के लिए निकले, बरखा जी, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी का ब्रेन हेमरेज हो रहा है। ये सारी चीज़ें क्या इसी से रिलेटेड है कि इस तरह का दबाव बनाया जा रहा है? और इस मामले को लेकर आप क्या कहेंगी? देखिए, बहुत ही दुखद मामला है ये जो सामने आया है, लेकिन ना तो ये अतुल सुभाष का पहला मामला है और ना ही ये आखिरी। लाखों पुरुष इस प्रताड़ना से गुजर रहे हैं और मर रहे हैं। मुझे मोर देन अ डेकेड हो गया इस पे आवाज उठाते हुए, और लगातार जहां मोमेरेंडम देना है वो मोमेरेंडम दिया, जहां प्रोटेस्ट करनी वो करी। लेकिन मैं अपनी बातें छोड़ ही दूं कि मैंने क्या किया है, लेकिन 12 साल से करने के बाद भी तनिक भी किसी को फर्क नहीं पड़ा। अतुल सुभाष का वीडियो वायरल हो गया आज, इसलिए हम इस पे चर्चा भी कर रहे हैं। नहीं तो कितने लड़के एसिड अटैक में गर्लफ्रेंड द्वारा मारे जाते हैं, वो मर भी जाते हैं, तब भी हम बातचीत नहीं करते। हम मूक दर्शक बन करके देख रहे हैं। चाहे पॉलिटिशियंस को कह दीजिए जो कानून बनाते हैं, न्यायालय की बात कर लीजिए, जुडिशरी की बात कर लीजिए। अतुल ने क्या बोला है? अतुल ने बोला है कि जस्टिस इज ड्यू। उसने बोला सिस्टम फेलियर। बहुत बारीकी से देखिए उसने कितने सही तरीके से एनालिसिस किया है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा बच्चा था जो इस देश की जीडीपी के लिए काम कर रहा था। उसने बोला कि पूरा सिस्टम जो है वो गलत है, और मैं भी यही कह रही हूँ कि सिस्टम की ओवरहॉलिंग की जरूरत है। अगर प्रताड़ना किसी के साथ भी हो रही हो, नाइंसाफी मेरे पुरुष भाइयों के साथ भी हो रही हो, तो आखिर क्यों हो रही है और कब तक होगी? अब नहीं सहा जाता, अब चुप नहीं रह सकते। चीजें बहुत बदल गई है, अब बद से बदतर हो चुकी है। 2 साल पहले का आंकड़ा बता रहे हैं, 498 के मिसयूज का बहुत बृहद स्तर पे मिसयूज हो रहा है। 2 साल का आंकड़ा आपको सुसाइड का बता रही हो, लड़कों की सुसाइड, पुरुष सुसाइड की, वो ये कहता है कि 3 गुना है, अब तो ये 4 गुना हो रहा है। 5.5 केसेस ऑलरेडी, 5.5 करोड़ केसेस ऑलरेडी कोर्ट्स में पेंडिंग है। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बराबर चिंता की है हर बार कि 498 लीगल टेररिज्म है, बहुत सालों पहले कहा था। 95% केसेस फॉल्स हैं, बहुत पहले कहा था। अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि 498 में जरूर सोचना चाहिए, जरूर विचार विमर्श करना चाहिए, इसमें क्या बदलाव आने चाहिए। अभी हाल में ही 10 दिन पहले उन्होंने, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रही हूं मैं, उन्होंने ये कहा कि रेप लॉज का बहुत मिसयूज हो रहा है। फर्जी केसेस रेप लॉज के रेप के बहुत सामने आ रहे हैं। ये बहुत ही चिंताजनक है। उन्होंने बोला है कि वेरी
वरिंग ट्रेंड, ये वर्ड्स यूज किए थे। मैम मैं आपसे ये तो समझना चाह रहा हूँ संगीनता से बात कि करने ऐसे लोग जो और उसे इस तरह की implement करना स्थिति से ग्राउंड जूझ में, रहे हैं मैम, वो बहुत उनके बहुत लिए फर्क क्या बात है। रास्ता है, वो कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं? उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म है? उनके लिए कहीं कोई सुनवाई है? यही तो दुखद है कि सरकार को गुहार लगाते रहे कि एक हेल्पलाइन नंबर दे दीजिए। मैं महिला आयोग में जाती हूँ, उनसे, महिलाओं से, मंत्रियों से मिलती हूँ, उनको बोलती हूँ, तो वो कहते हैं यहाँ बड़े पुरुष कॉल करते हैं। तो मैंने कहा तो मैडम आप फिर पुरुष आयोग क्यों नहीं बनवा देती? तो बोलते हैं आप लगी तो हो। तो मैंने कहा मेरे लगने से क्या होगा, हम सबको एकजुट होकर आना पड़ेगा। अकाउंटेबल तो हम सब हैं, मीडिया भी अकाउंटेबल है, ये पॉलिटिशियंस भी अकाउंटेबल है, जो वुमन रैट रेस अपीजमेंट में भागते जा रहे। आफ्टर ऑल अरविंद केजरीवाल जो इस दिल्ली के मालिक हैं, जी 4 बार एक्सक्लूसिव मीटिंग करके उनको भी ये इस बात से अवगत कराया, ग्राउंड रियलिटी जी से अवगत कराया। मैं तो दिल्ली के मालिक इसलिए बोलूं क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ। बिल्कुल। तो केजरीवाल सर ही शुरुआत कर ले, और अभी आप इलेक्शन पे आ रहे हैं, उसमें ही ये ऐलान कर दें कि जी पुरुषों के लिए भी बराबरी का मैम हक होना चाहिए, अतुल उनके लिए भी सुभाष कानून के बनना साथ जो चाहिए। हुआ, जो सारी चीज़ें हुई, उसमें अब देखिए मामला दर्ज हुआ है और उन्हें न्याय मिलेगा, इस तरह की सब लोग उम्मीद भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आखिरी क्षण में आपसे ये समझना चाहता हूँ इस पूरे चर्चा के दरमियान कि उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हैं जो ऐसी चीज़ों से जूझ रहे हैं, कम से कम वो जिंदगी की जंग ना हारें। जी देखिए, अतुल सुभाष ने अपनी जिंदगी खो दी और हम सब उसकी जस्टिस के लिए आखिरी दम तक मैं तो जरूर फाइट करूंगी। और मेरे लिए अतुल सुभाष पहला नहीं है, बहुत सारे लोग पहले भी लड़के मर गए और जिनके सुसाइड नोट मेरे पास है, जिनके वीडियोस हैं, फेसबुक लाइव करके वो मरे हैं, वो वीडियोस भी मेरे पास हैं। तो मेरे लिए दिल भयावह, ये केसेस सारे बहुत भयावह हैं। लेकिन एक मैसेज देना चाहूंगी सभी से कि देखिए, अपने संस्कारों से जुड़िए, अपने परिवारों से जुड़िए। जब भी शादी ब्याह का मामला हो तो बड़े बुजुर्गों की राय लीजिए और समझदारी से, समझबूझ से अपने पार्टनर का सिलेक्शन करिए। ये बात सबके लिए है, लड़कियों के लिए भी, लड़कों के लिए भी। एक बार शादी के बंधन में बंध गए, आप उसको आगे बढ़ाइए। बिल्कुल अश्विनी सर, 10 सेकंड में आप एक कोई ऐसा मैसेज दीजिए जिससे कुछ नहीं रखा, लोग अपनी जिंदगी तो कम से कम ना खोएं। बिल्कुल, देखिए, जिंदगी खोने बहादुर अच्छा बनिए, आप क्या सोच रहे हैं? लड़िए। अतुल सुभाष जी, जो जी। था वो और टूट गया, जेंडर बेबस था, न्यूट्रल लाचार लॉ, था, मर गया, जिसमें सिस्टम मेल, में मैम आप घुस गया। आपने ट्रांसजेंडर, अपनी बात लेकिन रख इसके दी है। बाद अभी अश्विनी सर जल्दी तीनों से। के लिए जेंडर न्यूट्रल लॉ इस देश की जरूरत है। जी संवैधानिक जो व्यवस्था है जिसके मुताबिक कि मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर कोई भी उत्पीड़न का शिकार हो सकता है, जी उसकी शिकायतों को सुनिए, बजाय कि इसको महिला सेंट्रिक बनाने के, पुरुष वो समय चला गया जब आप पैट्रियार्क की बात करते थे। मेल पैट्रियार्क, मेल पैट्रियार्क नहीं रहा। आज अब्यूज और मिसयूज ज्यादा हो रहा है, समाज को बचाइए। और सबसे महत्वपूर्ण ये है सर कि जो फॉल्स केसेस रजिस्टर नहीं होंगे। बिल्कुल सर, और जो अतुल प्रधान ने जो एक बात कही है बाद में, मैम जो अतुल प्रधान, एक सेकंड मैम जो अतुल सुभाष ने एक बात कही, माफ कीजिएगा मैं प्रधान बोल गया, अतुल सुभाष ने जो बात कही आखिरी में कि वो जो मेरी सुनवाई कर रहे थे जज साहिबा, वो भी इसमें दोषी, वो बता रहे हैं कि दोषी हैं इस मेरी मौत के लिए। तो मैं वही कहूँगा कि मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, मैं न्याय की उम्मीद किससे करूँ। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत धन्यवाद। उम्मीद यही है कि आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं देखने को न मिले। बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।